मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 9th की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th में हमने टॉपिक कौन सा चुना है? व्रत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के बुक का 10वां चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करिए। कक्षा 10 वाले भी इसको समझें, वो भी जरूरी है। अगर आप लोगों ने 9th में व्रत को ठीक ढंग से नहीं समझा है तो पहले आप देख लें व्रत होता क्या है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको निरंतर आगे तक काम आएंगी, जो लगातार आपसे 11-12 कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तो भी आपसे पूछा जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये सब बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी अगर चैनल को देख रहे हो तो इस व्रत को समझें, क्योंकि व्रत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको लगभग तैयार होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। व्रत, पहले आप देखिए व्रत होता क्या है। व्रत, जैसे कि आपने तस्तरी देखी होगी, तस्तरी का आकार एक वृत्ताकार होता है। ठीक, उसी को हम लोग व्रत कहते हैं। अगर व्रत को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी मतलब निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। अब हम आते हैं, आखिर व्रत में ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं। व्रत में सर्वप्रथम आपको ध्यान देना होगा, ये आपका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका व्रत है और ये व्रत का केंद्र है। केंद्र से जितने भी व्रत की परिधि पर, ये व्रत की परिधि है, व्रत की परिधि पर जितनी भी रेखाएं हम खींच देंगे ये एक निश्चित दूरी पर होती हैं और सभी समान होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी की दूरियां क्या हैं? समान है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी, उतनी ही दूरी होगी। मतलब त्रिज्याएं जो हैं, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्याएं क्या होती हैं? हर बिंदु, इस बिंदु से किसी भी वृत्त की परिधि में अगर हम रेखा खींच देंगे तो उसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी, मतलब सभी 5 होंगी। समझ गए आप? सभी की दूरियां कितनी है? 5 हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि ये व्रत में ये जो एकदम मिडिल में होता है इसको बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। और केंद्र से किसी भी परिधि को खींची गई रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? सॉरी, एक बार फिर से फिगर में मेंशन कर देते हैं। ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। और केंद्र से किसी को भी मिला देंगे, यहां तक मिला दिया परिधि, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को R से डिनोटेट करते हैं। केंद्र हो गया आपका O। समझ गए? और ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गया आपका त्रिज्या। अच्छा, व्रत में होता क्या है? व्रत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला आप देख लीजिए कि व्रत के बाहर एक भाग है। भाई, व्रत है, व्रत के एक बाहर भाग है, एक है व्रत के अंदर भाग, एक स्वयं व्रत। स्वयं व्रत भी एक भाग होता है। तो आपने व्रत के बाहर वाले भाग को, व्रत के, ये जैसे सर्किल बना हुआ है, इस सर्कल के बाहर वाले भाग को बहिर्भाग बोलते हैं। ये जितना ये पार्ट आप देख रहे हैं ये सब बाहर का भाग है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बहिर्भाग बोलेंगे। ठीक है, अब आखिर बाहर वाले भाग को बहिर्भाग बोलते हैं। ये आपका क्या सा हो गया? बहिर्भाग। इसको बोलेंगे बहिर्भाग। अब
हम लोग देखते हैं कि वृत्त के एक अंदर भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, अंदर वाले भाग को अभ्यंतर। वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर बोलते हैं, वृत्त के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बहिर्भाग। और ये स्वयं एक वृत्त है। तीसरा भाग कौन सा होगा, स्वयं वृत्त ही हो गया तीसरा भाग। ठीक, अब जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे, यहाँ ए लिख देंगे, हम आपसे पूछेंगे ए वृत्त के कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे ए जो है, ए बिंदु ये वृत्त के कहाँ स्थित है, बहिर्भाग पर स्थित है। अगर हम लिख देंगे बी यहाँ पर है, हम कहेंगे बी कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि बी बिंदु वृत्त के अभ्यंतर भाग पर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कह देंगे यहाँ पर सी है, तो आप कहोगे सी बिंदु वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक है, अब ये बात तो समझ गए होंगे कि अभ्यंतर किसको कहते हैं, बहिर्भाग किसको कहते हैं, और ये वृत्त का भाग कहलाता है। सी भाग कहाँ पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर। ठीक है, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम, ये आपका क्या है, वृत्त है, इसके आगे सीखते हैं वृत्त में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहले हम बात करेंगे वृत्त की जीवा की। आखिर जीवा होती क्या है, जीवा वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं वृत्त में, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक, एक को हम ए लिखे दे रहे हैं, एक को बी लिखे दे रहे हैं। ए और बी को मिलाने पर जो रेखा हमको प्राप्त हुई, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है, मतलब ए बी जो रेखा प्राप्त हुई है, यही ए बी रेखा क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, वृत्त में ध्यान रखिएगा, वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, किसी भी वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं, क्योंकि कई बिंदुओं को मिलाया जा सकता है। अब यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब जीवा कहलाती हैं। ये सब क्या कहलाती हैं, जीवा। ध्यान रखिएगा, जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, ये सब क्या हो गई, वृत्त की जीवा अर्थात कॉर्ड हो गया। अब हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने एक साथ मेंशन कर दिया है कि वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है अभ्यंतर भाग क्या होता है, जो वृत्त के अंदर होता है, बहिर्भाग क्या होता है, जो वृत्त के बाहर होता है, और स्वयं वृत्त भी एक भाग होता है। अगला हम क्या देख रहे हैं, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा भी मैंने बता दिया, किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहलाएगा। अब ये वृत्त का व्यास क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वृत्त का व्यास, अगर कोई दो बिंदु ऐसे खींच दें जो वृत्त के केंद्र से हो करके जाए, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वैसे एक प्रकार से ये जीवा हो गई, और जो जीवा होती है, जो सबसे बड़ी जीवा, यही जीवा सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ये, इसको आप बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा। बड़ी जीवा, सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा, और यही सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और केंद्र से, एक चीज और ध्यान रखिएगा, केंद्र से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या हो गया, 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। क्योंकि त्रिज्या सिर्फ यहां से यहां मिला दो, तो जो रेखा जितनी लंबाई की होगी उसी को हम लोग क्या बोलते थे, त्रिज्या कहेंगे। ओ से ए की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और अगर हमने ए दे दिया, ए से बी की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास क्यों, व्यास इसलिए कहलाएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी जीवा है। ध्यान रखिएगा, केंद्र से होकर के अगर हम ऐसे खींच देंगे जो केंद्र से, तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, बड़ी जीवा हो गई, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास भी बोलेंगे। ऐसे खींच देंगे तो ये भी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। आप लोग पूछ सकते हैं कि सर क्या इसको हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं। हाँ बेटा, इसको आप लोग जीवा भी बोल सकते हो, लेकिन ये चूंकि केंद्र से होकर के जा रही है, इसलिए इसको व्यास कहना ज्यादा उचित होगा। अगर जीवा बोल देते हो तो जीवा भी गलत नहीं है, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे, व्यास बोलोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं वृत्त का चाप। आखिर वृत्त का चाप क्या होता है। वृत्त के चाप के 2 भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, वृत्त के चाप के कितने भाग होते हैं, 2। कौन कौन से, एक दीर्घ चाप
और दूसरा लघु चाप। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसीलिए एक एक छोटी से छोटी चीज भी आपको बता रहा हूं कि कहीं आप जब क्वेश्चन लगाएं तो कहीं से गलती ना हो पाए आपकी। ठीक है, आपको पूरी चीज पता रहे कि अरे सर ये खींच दिया, ये क्या होता है, ये तो जानकारी नहीं, इसलिए मैंने एक पूरा एक साथ बता दिया कौन कौन सी चीजें। अभी हम वृत्त का व्यास भी आप समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे वृत्त का चाप। वृत्त के चाप में दो होते हैं, एक होता है दीर्घ चाप, एक होता है लघु चाप। अब देखिए दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होता है। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, केंद्र है। ठीक, मान लिया हमने दो ऐसे रेखा खींच दिया। अब यहां पर देखो आपके दो भाग दिख रहे हैं इस वृत्त के, एक केंद्र के ऊपर इधर वाला भाग और एक इन दोनों रेखाओं के नीचे वाला भाग। ठीक है, ये बड़ा भाग दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ चाप। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। ध्यान से समझ लीजिएगा, दीर्घ चाप। और इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप। अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर A है, ये आपका B है। आखिर लघु चाप, लघु चाप की बात हो रही है। चाप का मतलब इससे होता है, ये चाप कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा, AB है, जो नीचे वाला भाग है, ये क्या है, लघु चाप है। और देखा जाए तो ये भी क्या है, AB ही तो है, तो ये क्या है, ये दीर्घ चाप है। इसलिए इसको मेंशन करने के लिए इसमें भी कोई एक पॉइंट मान लिया जाता है। मान लो इसको मान लिया हमने C और इसको मान लिया हमने D। तो अब ADB जो होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। दीर्घ चाप क्या हो गया, ADB, ये दीर्घ चाप हो गया। और ACB ये आपका क्या हो गया, लघु चाप हो गया। तो इसको ऐसे शो करते हैं, ADB ऐसे, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। और ACB इसको ऐसे मेंशन कर देंगे, चाप को ऐसे मेंशन किया जाता है, इसको बोलेंगे लघु चाप। क्लियर हो गया होगा। ठीक, हमने क्या सीखा, वृत्त का चाप। वृत्त में कितने चाप होते हैं, दो, एक दीर्घ चाप कहलाता है और एक लघु चाप। जो बड़ा वाला होगा वो दीर्घ होगा, जो छोटा वाला होगा वो लघु चाप होगा। ठीक है, तो अब चाप को कैसे डिनोटेट करेंगे, ADB ये आपका दीर्घ चाप हो गया, ACB ये आपका लघु चाप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड की मैं बात कर रहा हूं। वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और दूसरा हो गया लघु वृत्तखंड। अब ये दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड क्या होते हैं, किसी भी वृत्त के, मान लिया मैंने ये वृत्त बना दिया, इसके हमने खंड कर दिए, खंड मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो भाग है वो ज्यादा है, नीचे वाला भाग कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाला भाग आपका ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और नीचे वाला भाग आपका क्या है, छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मान लो कलर कर दिया ये मैंने, तो ये वाला भाग आपका कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक, छोटा वाला भाग क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड। देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, और दूसरा हो गया लघु त्रिज्यखंड। आखिर ये दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये केंद्र है, केंद्र से ये हमने त्रिज्याएं खींच दी, दो रेखाएं मतलब त्रिज्या खींच दी है। ठीक है, ये रेखाएं त्रिज्या ही कहलाएंगी। ठीक, तो अब इसका एक बड़ा भाग है और एक छोटा भाग है, तो जो बड़ा भाग है वो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो छोटा वाला भाग है वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। समझ गए, बड़ा वाला भाग क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, छोटा वाला भाग आपका क्या है,
लघु त्रिज्यखंड। अब लघु त्रिज्यखंड को हम लोग कैसे डिनोटेट करेंगे, ये OAB जो है वो आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड। देखिए प्यारे बच्चों, OAB आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, और ये वाला जो शेष बचा भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो OAB क्या हो गया आपका, लघु त्रिज्यखंड। अब ध्यान दीजिएगा, हमने वृत्त के चाप में दो बताए थे, एक दीर्घ चाप बताया था, एक लघु चाप बताया था। तो ऐसा ही फिगर बनाया था, और ऊपर को हमने कहा था दीर्घ चाप है, नीचे को बताया था लघु चाप है। लेकिन चाप को कैसे डिनोटेट करते थे, ऊपर वाले को ऐसे ADB, और लघु चाप को कैसे डिनोटेट करते थे, ACB से, ठीक है। लेकिन त्रिज्यखंड को आप कैसे शो करेंगे, OAB, ये इसका एक खंड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और शेष भाग जो बचा है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि वृत्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम लोगों के काम में आएंगी, ठीक है। अब इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं।